Hello everyone. Today in this video we will start a new chapter of class 8 history, chapter 7. Chapter name is Civilizing the Native, Educating the Nation. Civilizing the Native means देसी जनता को सभ्य बनाना and educating the nations means राष्ट्र को शिक्षित करना. So let's start this chapter. First in this chapter we will study about introduction. So, as we already know that the British policies were affecting Indian kings, peasants, tribes, etc. Now we will study the effect of British rule on Indian students. Britishers had an aim of not only gaining power over the Indian territories but also they wanted to educate Indians to make them civilized. पहले के चैप्टर्स में हम स्टडी कर चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ा था. इस चैप्टर में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से स्टूडेंट के लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा. स्टूडेंट की लाइफ को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर कंट्रोल ही नहीं चाहते थे. अंग्रेज़ों को लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है. अंग्रेज मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है. इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे, भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेज़ों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे. अंग्रेज़ों के पास इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे. इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही. सो फर्स्ट वी विल स्टडी टॉपिक अबाउट हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन. अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे. What the British thought about our education system and how the Indians react to the idea of education which Britishers wanted to introduce in India is what we will study in this chapter. आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज और नॉर्मल दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह डेवलप हुए हैं. इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह से विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा. टॉपिक ऑफ रीड इन द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन मीन्स प्राच्यवाद की परंपरा. In 1783, William Jones was appointed as a junior judge at the Supreme Court that was set up by the company in Calcutta. Jones was not only a law expert but also a linguist. Linguist means someone who knows and studies several languages. मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है उसे लिंग्विस्ट कहा जाता है. He knew many languages like Greek, Latin, French, and English. In Calcutta, he began spending time with Pandits who taught him Sanskrit, language, grammar, and ancient texts on law, philosophy, politics, arithmetic, medicines, etc. सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए. उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर नियुक्त किया गया. कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक लिंग्विस्ट भी थे. उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन भी किया था. वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे. कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे. कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की भी प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया. Many other Englishmen such as Henry Thomas, Colebrooke and Nathaniel Halhed
were also showing deep interest in ancient Indian heritage just like Jones. They were also translating Sanskrit and Persian works into English. Jones, together with Colebrook and Hallhead, formed the Asiatic Society of Bengal and also started a journal named Asiatic Researchers. जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। जैसे हेनरी टॉमस, कोलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। Jones and Colebrook had a deep respect for ancient culture of both India and the West. According to them, the Indian civilization had a glorious past which had subsequently declined. To understand India better, they decided to study the sacred and legal text of India. These texts could serve as the basis for the future development of India. जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। जोन्स और कोलब्रुक का मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, पर बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचार व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के फिर से अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। So they decided to study ancient texts which would help Indians understand their lost glory and also help British to become the guardians of Indian culture as well as their masters. इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत में जो उनका वैभव लुप्त होता जा रहा है उसे समझने में मदद करेगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। Many company officials supported this idea and also encouraged the building of institutions which promoted learning of ancient Indian texts. They also believed that Hindus and Muslims should be taught those subjects that were familiar to them and not the unfamiliar subjects. इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य और काव्य पढ़ाने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और इम्पोर्टेंस देते हैं। वे अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए उन्हें। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद भी कर सकते हैं। With this objective, a madrasa was set up in Calcutta in the year 1781 for promoting the study of Arabic, Persian and Islamic law, and the Hindu college was set up in Banaras in the year 1791 to encourage the study of Sanskrit texts. इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया और 1791 में बनारस में
हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। पर कंपनी के सभी अफसर इन विचार से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। But some officers were not in favor of the Orientalists, so they were their strong opponents. First, next we will read topic about grave error of the East, means पूरब की जघन्य गलतियाँ. Many officials started criticizing the concept of teaching Indians the Sanskrit and Arabic literature because they thought the Eastern literature was non-serious and full of flaws. ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट मीन्स पूरब की जघन्य गलतियाँ. इसमें बताया गया है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे. उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है. उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य बहुत ही अगंभीर और सतही था. इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए. James Mill declared that British should make Indians familiar with the scientific and technical advantage that was West had made and not the poetry and sacred in literature. The aim of education was not to place anyone or just to win place in their heart. प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे. उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए. उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए. इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है. In the 1830s, the criticism against the Orientalists grew stronger. One such critic was Thomas Babington Macaulay. According to him, India was an uncivilized country and needed to be civilized. No branch of Eastern knowledge could be compared to what England had produced. Macaulay declared that who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. He requested the British government to stop wasting money on Oriental learning. He arrested the need for teaching English to the Indians as this would enable them to read Western science, philosophy and the finest literature of the world. इस पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया गया कि 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध तीखा हो गया था. थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे. वह भारत को असभ्य देश मानते थे और जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था. मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी. मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है. उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है.
गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता साफ हो सकता है। Following Macaulay's suggestion, the English Education Act of 1835 was introduced. The decision of making English a medium of instruction for higher education was taken. The Sanskrit College and Calcutta Madrasa were seen as temple of darkness in order to stop the promotion of Oriental learning. मैकाले के मीन्स जिसे विवरण भी कहते हैं के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया और ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। नेक्स्ट, एजुकेशन फॉर कॉमर्स मीन्स व्यवसाय के लिए शिक्षा। इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच इश्यूड बाय चार्ल्स वुड। दिस वॉज नाउ अस वुड्स डिस्पैच which was sent to the Governor General of India. This also emphasized on European learning and opposed Oriental learning. It also laid emphasis on the learning of economics as it would enable Indians to understand the importance of expansion of trade and commerce. This would lead to the development of our country's resources. Introducing Indians to the European ways of life would result in the demand for British goods as their tastes and preference would be changed. व्यवसाय के लिए शिक्षा के अंतर्गत 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया इस संदेश को वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। इसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप से बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। Wood's dispatch also stressed that European education would generate some good qualities in Indians such as honesty and truthfulness. This in return would supply Britishers with good civil servants who would be trustworthy. वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और जिसका रिजल्ट यह होगा कि कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। एज पर द डिस्पैच
Many new steps were taken. Education departments were set up to take control over all the educational matters. Universities were established in Calcutta, Madrasa, and Bombay. Thought revolt was faced in Meerut and Delhi in the year 1857. Attempts were made to bring changes in the school education system. 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का कंट्रोल स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाया गया। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। So while these steps were taken by the Britishers to bring changes in the education system. So in this video today we will study how the British saw education, the tradition of Orientalism and grave errors of the East, and education for commerce. So I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.